तो दूसरे चरण में 61% मतदान हुआ। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में आज 11 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में वोट डाले गए। इन राज्यों में 95 सीटों पर मतदान में कुछ सीटों पर शाम 5 बजे मतदान खत्म हुआ, लेकिन कुछ सीटों पर शाम 6 बजे तक मतदान जारी रहा। वहीं वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो दूसरे चरण में कुल 61.12% मतदान हुआ। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 75.27% मतदान हुआ। दिलचस्प बात यह है कि बढ़ा हुआ आंकड़ा वहां हुई हिंसा के बावजूद है। You are aware that the Lok Sabha elections 2019 are being concluded in 7 phases. Today was the second phase, and the next phase will be held on April 23rd, 2019. The elections are also being held simultaneously to constitute the assemblies of the 4 states of Andhra Pradesh, Odisha, Sikkim and Arunachal Pradesh, besides by-polls in several states and union territories. Today is on April 18th, the voters across 95 parliamentary constituencies in 13 states and union territories exercised their constitutional mandate. Initially, the number of polling parliamentary constituencies to go to polls were 97. However, polls in Tripura East parliamentary constituency have been deferred to April 23rd, 19 on the basis of the reports that the prevailing law and order at the moment requires to be further strengthened by. दूसरे चरण के मतदान के दौरान पश्चिम बंगाल में कई जगह हिंसा भड़कने की खबरें हैं। पहले रायगंज में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, उसके बाद सीपीएम प्रत्याशी मोहम्मद सलीम की गाड़ी पर पथराव हुआ। इस्लामपुर इलाके में सलीम की कार पर पथराव किया गया, जिसमें इससे पहले सुबह बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की भी खबरें आईं। दूसरे चरण के मतदान के दौरान पश्चिम बंगाल में कई जगह हिंसा भड़कने की खबरें आईं। पहले रायगंज में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और उसके बाद सीपीएम प्रत्याशी मोहम्मद सलीम की गाड़ी पर हमला हुआ। इस्लामपुर इलाके में सलीम की कार पर पथराव किया गया। इससे पहले सुबह बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प की खबरें आई थी। खबरों के मुताबिक सीपीएम प्रत्याशी और मौजूदा सांसद मोहम्मद सलीम रायगंज से 110 किलोमीटर इस्लामपुर के बूथ पर गए थे। इस दौरान एक बूथ पर छापेमारी की खबर मिली। मोहम्मद सलीम जैसे ही बूथ पर जा रहे थे, तभी कुछ लोगों ने उनके काफिले पर पथराव किया। तभी कुछ लोगों ने उनकी कार पर हमला कर दिया और काफिले की गाड़ियों पर पथराव किया गया। लेकिन गनीमत ये रही कि मोहम्मद सलीम को चोट नहीं लगी। हम लोग सलीम साहब आपको बूथ में विजिट करने के लिए गया था आगडिमटी अंचल में, तो उसमें से पाटोगरा जो बूथ है 37 नंबर और 38 नंबर में वहाँ पर पहुँचा। वहाँ पर देखा था कि हम लोगों का सीपीआईएम पार्टी का पोलिंग एजेंट को बाहर निकाल के ओपन वोट कर रहा था, छप्पा वोट कर रहा था। एक बूथ से निकल के दूसरा बूथ में जब जा ही रहा था, उसी पर सलीम साहब पर अटैक कर दिया। मौके पर ही सुरक्षा बलों की टुकड़ी पहुंच गई और बड़ी वारदात होने से बच गई। भीड़ को काबू करने के लिए सुरक्षा कर्मियों ने आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज के दौरान मौके से अज्ञात बदमाश भाग निकले। बाद में मोहम्मद सलीम ने बूथ पर पहुंचकर पथराव करने वालों पर कार्रवाई की मांग की। Booths are being rigged under Agdimti Panchayat since morning. Since last 3 days, we are complaining in writing from Election Commission to the returning officer and to the observer that these are susceptible booths. But that's a nexus between the local police arrangement and the goons under Trinamool Congress. During Panchayat elections there was a lot of violence, and now today since morning there was mayhem. So all those areas where central police force were there, CCTV camera was also there, the rapid patrolling system was also there, and those booths deliberately were kept exposed. Those were vulnerable booths, no proper building, no proper boundary, and those were only put by the 2 constables and made it open for the Trinamool goons to rig. इससे पहले सुबह रायगंज में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे। रायगंज में बीजेपी प्रत्याशी देबाश्री चौधरी ने आरोप लगाया कि टीएमसी कार्यकर्ता रायगंज कोरोनेशन हाई स्कूल में बूथ पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं इसके अलावा दार्जिलिंग संसदीय क्षेत्र के चोपड़ा इलाके में भी हिंसा की खबरें आई।
जहां मतदाताओं ने वोट डालने में बाधा डालने का आरोप लगाया है। इसके बाद काफी संख्या में स्थानीय लोगों ने हाईवे जाम कर दिया। वहां पर भी भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण है। पहले चरण में आंध्र प्रदेश में जमकर हिंसा हुई थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। इलेक्शन डेस्क, टोटल न्यूज। तो बुलंदशहर में सांसद को पोलिंग बूथ के अंदर नहीं जाने दिया। सुरक्षाकर्मी ने जब सांसद भोला सिंह को रोका तो भड़क गए और उन्होंने सीधे जिलाधिकारी को फोन लगाया, जिसके बाद जिलाधिकारी ने सुरक्षाकर्मी से बात की और भोला सिंह को कमरे के अंदर जाने की इजाजत दी। उत्तर प्रदेश में हो रहे दूसरे चरण के मतदान में लगातार कई विवाद हो रहे हैं। बुलंदशहर से बीजेपी सांसद भोला सिंह को एक पोलिंग बूथ पर जाने से रोक दिया गया। भोला सिंह जब बूथ पर पहुंचे तो ईवीएम के पास जाने लगे, लेकिन बाहर खड़े सुरक्षाकर्मी ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया और दोनों के बीच नोकझोंक हो गई। सुरक्षाकर्मी ने जब भोला सिंह को रोका तो वे भड़क गए और उन्होंने सीधा डीएम को फोन लगा दिया, जिसके बाद डीएम ने सुरक्षाकर्मी से बात की और तब भोला सिंह को कमरे के अंदर जाने की इजाजत दी गई। फोन पर सुरक्षाकर्मी ने डीएम से साफ कहा कि भोला सिंह कमरे के अंदर ईवीएम के पास जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन डीएम ने भोला सिंह को अंदर जाने की परमिशन दे दी। हेलो, हाँ सर बोलिए। बाहर नहीं देख सकते सर, हमारे को अलाउड नहीं है कि उसके ईवीएम के पास जाने के लिए सर। हाँ सर, जी सर। ठीक है, ठीक है। कोई नहीं जाएगा तो यहाँ जानकारी करेंगे, तो यही मशीन में नहीं जाएगा। क्यों? किससे बात हुई है फोन पर आपके? डीएम साहब से बोला है अंदर जाने के लिए सांसद। क्या कह रहे थे डीएम? बोला अंदर जा सकते हैं। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक एक प्रत्याशी पोलिंग बूथ पर जांच करने के लिए जा सकता है और देख सकता है कि क्या मतदान सही तरीके से हो रहा है या नहीं, लेकिन वह ईवीएम मशीन के पास नहीं जा सकता। पोलिंग बूथ में बैठे अधिकारियों से मुलाकात करना ही प्रत्याशी के अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन सांसद भोला सिंह ने ईवीएम मशीन के पास गए और मतदान करने वाले लोगों से बातचीत की। हालांकि डीएम ने अंदर जाने की परमिशन दे दी, लेकिन बाद में डीएम ने कार्रवाई करते हुए सांसद भोला सिंह को किसी भी पोलिंग बूथ पर जाने से रोक लगा दी। नहीं, इसमें हम लोग आज ये एक जेपी जनता इंटर कॉलेज का प्रकरण है, जहां पर ये सब लोग, पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि सभी प्रत्याशी और सभी उनके जितने एजेंट्स हैं वो सबके सब उनका जो एजेंट होता है, जो निर्धारित पॉलिटिकल एजेंट है, वो अपने अपने बूथ को जाके देख सकते हैं। तो उसमें ये सिक्योरिटी ने वहां पर उनको चीज को रोका था कि उनको बूथ देखने से वो किया था कि नहीं देख सकते। तो उसमें जब उनको ये निर्देशित किया गया कि वो अपना जाके बूथ देख सकते हैं, और लेकिन बूथ देखने का एक तरीका होता है जिसकी गाइडलाइंस तय है कि वो जाके सिर्फ बूथ अपना देख सकते हैं और वापस आ सकते हैं। उसमें किसी से बात नहीं करेंगे, किसी से ब्लेसिंग नहीं लेंगे। तो वो जब पता चला कि उसमें उनके द्वारा इस तरह का कुछ किया गया, देखा गया, वो चीज पिक्चर में आया, तो तुरंत उस पर हम लोगों ने संज्ञान लिया है। उस पर हम लोगों ने उनको नोटिस जारी किया है और आज के लिए हम लोग नजरबंद कर। डीएम अबेसी की कार्रवाई से दूसरे लोगों को भी एक मैसेज आएगा और इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगेगी। कहीं न कहीं नेताओं को भी समझना चाहिए कि उनका इस तरह से पोलिंग बूथ में जाना नियमों के विरुद्ध है। लखनऊ से आकाश शर्मा की रिपोर्ट, टोटल न्यूज। प्रधानमंत्री मोदी का हेलीकॉप्टर की तलाशी के बाद आईएएस अधिकारी सस्पेंड हुए तो विरोधियों ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। चुनावी टाइमिंग में इस घटनाक्रम को लेकर विरोधियों ने कई सवाल उठाए। चुनावी टाइमिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर की चेकिंग हुई तो सरकारी अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद विरोधियों को पीएम मोदी पर हमला करने का मौका मिल गया। उड़ीसा के संबलपुर में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर की जांच करने वाले 1996 बेंच के कर्नाटक काडर के आईएएस अफसर मोहम्मद मोहसिन को बुधवार को चुनाव आयोग ने निलंबित कर दिया। वो संबलपुर लोकसभा क्षेत्र में सामान्य पर्यवेक्षक के तौर पर तैनात थे।
आयोग ने अपने आदेश में कहा कि मोहसिन ने एसपीजी सुरक्षा के तहत गणमान्य व्यक्तियों के निर्देशों के अनुरूप अपनी ड्यूटी को अंजाम नहीं दिया, इसलिए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा रहा है। जिला कलेक्टर और पुलिस महानिदेशक की रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने संबलपुर के सामान्य पर्यवेक्षक को घटना के एक दिन बाद निलंबित कर दिया। लिहाजा इसको लेकर सियासी बवाल शुरू हो गया। राजनीतिक विरोधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध दिया और एक के बाद एक कई आरोप लगाए। कांग्रेस ने इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया। इसमें लिखा गया कि चुनाव आयोग ने एक अधिकारी को वाहनों की जांच का उसका काम करने के लिए निलंबित कर दिया। प्रचार में इस्तेमाल होने वाले वाहन नियमों के दायरे में आते हैं। प्रधानमंत्री के वाहन को तलाशी से छूट नहीं मिलती। पीएम मोदी हेलीकॉप्टर में ऐसा क्या ले जाते हैं जो वो भारत को देखने देना नहीं चाहते। इसके अलावा कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया कि जो मोदी जी एजेंसियों का दुरुपयोग कर पूरे विपक्ष पर छापेमारी का खेल रचते हैं, वो 15 मिनट की चेकिंग से इतना डर गए कि चुनाव आयोग को अपने ही अफसर को हटाना पड़ा। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कर्नाटक में ब्लैक बॉक्स निकलने के बाद मोदी जी को अपना हेलीकॉप्टर चेक कराने में इतनी आपत्ति क्यों है। वहीं इस मामले में आम आदमी पार्टी ने भी ट्वीट करते हुए निशाना साधा और कहा कि पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर की तलाशी लेने वाले अधिकारी का निलंबन चौकीदार अपने ही सुरक्षित घेरे में रहते हैं। क्या चौकीदार कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? लिहाजा इसको लेकर सियासी बवाल बढ़ा तो बीजेपी ने भी जवाब दिया। बहरहाल लोकसभा चुनाव की दूसरे चरण की वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर के इस मामले ने सियासी तूल बढ़ा दिया। जाहिर है चुनावी टाइमिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर की जांच के इस मामले ने सियासी बवाल बढ़ा दिया है और विरोधी एक दूसरे पर हमलावर हैं। कैमरामैन रविंद्र के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो बीजेपी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस वक्त जूता चल गया जब बीजेपी प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उसी वक्त किसी ने उन पर जूते से हमला किया। हालांकि हमलावर पकड़ा गया, लेकिन इस जूता कांड से इतिहास के वो पन्ने फिर से खुल गए जब लोगों ने अपनी बात अपने नेता तक पहुंचानी चाहिए और जब उन्हें मौका नहीं मिला तो इसका गुस्सा नेता तक जूते के रूप में पहुंचा। मान सम्मान और अपमान का सामान है जूता। कोई सिर पर ले लेता है तो किसी के सर पर पड़ जाता है। पढ़ने और स्वीकार करने की कई सारी कहानियां हैं। नेताओं के दौर में अब जूतों ने रेस लगानी शुरू कर दी है। जूतों की अपनी अभिव्यक्ति होती है। कब कहां जाना है इस बात का विश्लेषण आज तक जूते करने लगे। जूता, चप्पल और खड़ाऊ इसलिए कि कभी खड़ाऊ को सिर से लगाकर किसी ने राज सिंहासन चलाया था, लेकिन आजकल चरण पादुकाएं कुछ और ही काम कर रही हैं। क्या नेताओं की भावनाओं को समझ रही है या जनता समझ रही है कि नेताओं को इसकी जरूरत है? इतिहास पुराना है जूतों का। आपने सुना होगा या फिल्मों में देखा होगा कि जूतों की मालाएं भी पहनाई जाती हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर इस प्रथा की शुरुआत कब हुई और कब कब इसका प्रचलन हुआ, जो कैमरे के सामने भी दिखा। बात दिसंबर 2008 की है। यहीं से शुरू हुई थी ये प्रथा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश एक पत्रकार वार्ता कर रहे थे। वार्ता के दौरान जूता फेंका गया। उसके बाद से चलन दुनिया भर में फैल गया। जॉर्ज बुश पर एक के बाद एक अपने दोनों जूते फेंकने वाले मुतंजर अल जैदी अरब देशों में हीरो बन गए थे। उसके बाद फरवरी 2009 में लंदन के दौरे पर पहुंचे चीनी राष्ट्रपति बेन जियाबाओ पर जूता फेंका गया या मारा गया। फिर भारत में ये प्रथा पांव पसारने लगी और शुरुआत हो गई कांग्रेस के नेता नवीन जिंदल से। उन पर भी जूता उछला और हो गई शुरुआत। जूता किसी और ने नहीं बल्कि एक शिक्षक ने फेंका था। उसी साल बीजेपी के नेता लालकृष्ण आडवाणी की तरफ एक पार्टी कार्यकर्ता ने चप्पल उछाली थी। अप्रैल 2009 में ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम पर जूता फेंका था। ये जूता उनके बगल में गिरा था। अप्रैल 2009 में ही एक रैली के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर भी जूता फेंका गया। 28 अप्रैल 2009 को हासन जिले में भारतीय जनता पार्टी की रैली में कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा पर भी चप्पल फेंकी गई थी। चप्पल फेंकने वालों को हमला करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। 7 अगस्त 2010 को पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की बरघिम यात्रा के दौरान सरदार शमीम खान नाम के एक 50 वर्षीय व्यक्ति ने उन पर एक जोड़ी जूते फेंके और उन्हें हत्यारा कहा था। 6 फरवरी 2010 को लंदन में पूर्व पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ पर एक आदमी ने जूता फेंका।
15 अगस्त 2014 को लुधियाना में एक राजनीतिक कॉन्फ्रेंस में पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की ओर एक बेरोजगार युवक विक्रम सिंह ने कथित रूप से जूता उछाला। जूतों के शिकार तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी हो चुके हैं। कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस और सवालों की जगह जूता मिल गया। आप सोच रहे होंगे कि हम ये इतिहास क्यों दोहरा रहे हैं। इसलिए क्योंकि आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और सवालों की जगह जूते ने ले ली। जूते का विधान कभी समझाइश के लिए भी होता है। अभी हाल ही में बीजेपी के एक सांसद ने बीजेपी के विधायक को समझाइश के तौर पर जूतों की बौछार की थी कि लो अब समझो कि राजनीति कैसे होती है। उसका पार्टी ने उपहार दिया, कहा कि आप बैठ जाओ, बहुत समझा लिया। रामानंद सागर की रामायण में आप सभी ने देखा होगा कि छोटे भाई भरत बड़े भाई की चरण पादुकाओं को सिर से लगाकर राज करने लगे थे। लेकिन आज के युग में, खासकर चुनाव के समय में, जूता नेताओं पर पड़ने के लिए बेताब हो जाता है। अगर अब जूतों की पॉलिटिक्स कहें या कहें कि जूतों ने पॉलिटिक्स में जगह बना ली और नेताओं को चमकाया भी और गिराया भी। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। तो बीजेपी मुख्यालय में जूता कांड की निंदा करते हुए कांग्रेस ने मौजूदा हालात के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हुए तंज कसा। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कहा कि लोकतंत्र में ऐसी हरकत का समर्थन नहीं किया जा सकता। खास बातचीत के हमारे संवाददाता प्रदीप कुमार ने। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव पर जूता चला है और शक्ति भार्गव जो कानपुर के डॉक्टर थे वो नाराज थे। उसके बाद उनको हिरासत में ले लिया गया। बात करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा हैं। आलोक जी, आप जिस तरीके से नेताओं की बयानबाजी हो रही है, अब जिस तरीके से हमला करने की कोशिश हुई है, कांग्रेस पार्टी निंदा करेगी? बिल्कुल, पूरी तरह से। इस तरह का किसी भी कृत्य के लिए लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। इस तरह का कोई भी व्यक्ति अगर अपनी नाराजगी भी जाहिर करनी है तो तमाम और रास्ते हैं। जूता मारना, जूता फेंकना, शाही फेंक देना, मिर्च फेंक देना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन दिक्कत यह है कि पिछले 4-5 वर्षों में इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं। उसका एक कारण तो यही रहा कि जिस तरह चिदम्बरम साहब के ऊपर जिस व्यक्ति ने जूता फेंका वो एमएलए बना, एमपी का टिकट मिला उसे, और जिस तरह से वो तमाम पदों पर रहा, एक तरफ ये रहा। दूसरी तरफ प्रशांत भूषण के ऊपर एक व्यक्ति ने, तिलक नगर के एक सरदार जी थे, उन्होंने जिस तरह से किया था, उस व्यक्ति को भाजपा ने अपने यहाँ पर प्रवक्ता बना दिया ताकि वो दूसरे लोगों को गालियाँ दे सके। मुझे लगता है कि इस तरह की प्रथा बंद होनी चाहिए। जो भी कुछ हुआ है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है, लेकिन इसके मूल कारण के पीछे भी जाना होगा। टोटल टीवी के दर्शकों को ये समझना होगा कि इस तरह की घटना जिसके पीछे कहीं ना कहीं बेरोजगारी, कहीं ना कहीं नोटबंदी और तमाम चीज़ों का असर है, जो आर्थिक नीतियां पूरी तरह से विफल हो रही हैं इस सरकार की, वो भी एक कारण है। लेकिन उसके बावजूद ये घटना निंदनीय है और पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं जीवीएल नरसिम्हा राव ने, जिस तरीके से ये कांड हुआ उसके बाद उन्होंने फौरन कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। देखिए, मैं समझता हूँ ये मानसिक शून्यता है। जीवीएल की मानसिक शून्यता है, उनकी विचारों की शून्यता है। कांग्रेस के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस का कोई दूर दूर तक लेना नहीं है। आपके कार्यालय की घटना है। वो व्यक्ति जिस तरह से आरोप लगा रहा है, उसके पास से जो कागज़ मिले हैं उसमें तमाम बीजेपी की जो नीतियां हैं उसकी आलोचना है। वो विसल ब्लोअर के तौर पर कानपुर और लखनऊ में काम कर रहा था। एक विसल ब्लोअर को आप कांग्रेसी कहें, कांग्रेसी रंग से रंग दें, अपनी खाल को बचाना चाहें, मुझे लगता है ये वही काम है कि मोदी जी से सवाल पूछो, जवाब कुछ मिले, यही जीवीएल कर रहे हैं। चुनावी टाइमिंग में इस तरह की घटना ना हो, इसको लेकर क्या मांग करेगी कांग्रेस? देखिए, मैं समझता हूँ उसके लिए तीनों चीज़ें हैं कि सबसे पहले तो जहाँ पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वहाँ पर सभी पार्टियाँ अपना सिक्योरिटी का भी वो रखें। दूसरा, जो लोग इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं उनसे भी हम कहना चाहेंगे कि ये तरीका सही नहीं है। आपकी कोई अगर किसी तरह की नाराज़गी है, कोई चीज़ आप मैसेज कन्वे करना चाहते हैं तो उसके बहुत अच्छे रास्ते भी हैं। धन्यवाद बात करने के लिए। और जिस तरीके से जूता कांड हुआ है बीजेपी मुख्यालय में, उसके बाद कांग्रेस भी इस घटना की निंदा कर रही है, लेकिन इसके कारण भी समझने होंगे। इस बात को कहकर वो सियासी हमला भी बोल रही है। कैमरामैन रविंद्र के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली। तो मतदान के साथ नामांकन का दौर भी चल रहा है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आजमगढ़ से नामांकन किया, तो वहीं दूसरी तरफ पूनम सिन्हा ने लखनऊ से नामांकन दाखिल किया। एक और दूसरे चरण का मतदान चल रहा है तो दूसरी ओर चुनावी मैदान में उतर चुके योद्धा पर्चा दाखिल कर रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आजमगढ़ लोकसभा से पर्चा दाखिल कर दिया है। कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का जोर शोर से स्वागत किया। आपको बता दें कि इस सीट से अखिलेश यादव के पिता और सपा के वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव मौजूदा सांसद हैं। इस बार पार्टी ने उनकी सीट बदल दी है और अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं।
कहा जा रहा है कि जिस तरह वाराणसी संसदीय सीट बीजेपी के लिए सुरक्षित कही जाती है, ठीक उसी तरह से सपा के लिए आजमगढ़ सीट सुरक्षित मानी जाती है। पूर्वांचल में अपना दमखम दिखाने के लिए इस बार अखिलेश यादव ने इस सीट पर पिता की जगह खुद चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अखिलेश यादव के सामने बीजेपी ने भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ होंगे। इस सीट पर मुकाबला रोचक होने वाला है। दोनों ही प्रत्याशी एक दूसरे को कड़ी टक्कर देंगे। आजमगढ़ में और काम और तरक्की के रास्ते पे ले जाने के लिए समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी आगे ले जाएगी, गठबंधन आगे ले जाएगा। बीजेपी को कम से कम बताना पड़ेगा कि उन्होंने दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सरकार से क्या काम कराए हैं। तो हिसाब किताब 5 साल का नहीं, 7 साल का हिसाब किताब क्या है वो भारतीय जनता पार्टी को देना होगा। हाल ही में सभा में शामिल हुई शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा ने लखनऊ से नामांकन भर दिया है। पूनम सिन्हा ने नामांकन करने के पहले एक रोड शो किया। इस रोड शो में डिम्पल यादव और पति शत्रुघ्न सिन्हा भी शामिल रहे। सबसे बड़ी बात है कि शत्रुघ्न सिन्हा भी बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं और पटना साहिब सीट से लोकसभा चुनाव के रण में हैं। फिलहाल तो लखनऊ में शत्रुघ्न सिन्हा अपनी पत्नी के लिए प्रचार कर रहे हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ से कांग्रेस की प्रत्याशी के लिए भी शत्रुघ्न प्रचार करेंगे, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ पूनम सिन्हा का कहना है कि शत्रुघ्न सिन्हा उनके लिए प्रचार नहीं करेंगे, लेकिन सोनाक्षी सिन्हा और उनके दोनों बेटे प्रचार में सहयोग देंगे। आपको सुन के खुशी होगा कि हमारी अपने परिवार की जो डिम्पल यादव है, इनके कहने पे आज पहली बार मैं यहाँ शामिल हुआ हूँ लखनऊ में, न सिर्फ अपनी पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ डिम्पल यादव के साथ बंदी। यूपी के सुल्तानपुर से केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने पर्चा दाखिल कर दिया है। नामांकन से पहले मेनका गांधी ने पूजा अर्चना की, उसके बाद रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। मेनका गांधी रोड शो करते हुए नामांकन कार्यालय तक पहुंची। मेनका गांधी पिछले लोकसभा चुनाव में पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर संसद पहुंची थी, लेकिन इस बार सुल्तानपुर सीट से चुनाव लड़ने जा रही हैं। यहाँ से मौजूदा सांसद मेनका गांधी के पुत्र वरुण गांधी हैं। ये सीट अमेठी के पास होने के कारण चर्चा में रही है। सुल्तानपुर की जनता का है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हर एक से हम लोग बात करके हम उनका वोट मांगे। ये हमारा काम है, जितना वो देंगे वो तो उनके ऊपर है। बहरहाल चुनावी रण में उतरे योद्धा अपने वोट बैंक को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। चुनावी सभाओं के जरिए मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश जारी है। चुनाव के परिणाम ही तय करेंगे कि सियासत के रण में कौन बाजी मारेगा। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। तो शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस के टिकट पर पटना साहिब से चुनावी मैदान में हैं और आज वो लखनऊ में अपनी पत्नी के नामांकन के लिए पहुंचे, जो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि उनकी पत्नी पूनम सिन्हा जिन उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं उसमें आचार्य प्रमोद कृष्णम भी हैं, जो कांग्रेस के टिकट से लखनऊ से चुनावी मैदान में। हमारी अपने परिवार की जो डिम्पल यादव है, इनके कहने पे आज पहली बार मैं यहाँ शामिल हुआ हूँ लखनऊ में, न सिर्फ अपनी पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ डिम्पल यादव के साथ बंदी। हमारे परेश जी आए हुए, हमारे बहुत से मित्र हैं, हमारे बीएसपी के, हमारे सतीश मिश्रा जी, उनके दामाद हैं। ये सारा परिवार के साथ आपको खुशी होगी कि आज पहली बार मेरे इस जुलूस में, इस समारोह में, इस सम्मान में हमारे अपने जुड़वा बेटे लव और कुछ भी शामिल हुए हैं। तो इसमें मामला परिवार का है, मामला महापरिवर्तन का है, मामला गठबंधन का है, मामला समाजवादी पार्टी और बसपा का है, इनके गठबंधन का है, मामला लखनऊ के विकास का है, मामला उत्तर प्रदेश के विकास का है और सबसे महत्वपूर्ण मामला जो है देश की खोई हुई गरिमा को हासिल करने का है। शत्रुघ्न सिन्हा जी पटना में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं और पूनम सिन्हा जी यहाँ समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट हैं। तो शत्रुघ्न सिन्हा जी ने यहाँ आकर के अपना पत्नी धर्म निभाया है, लेकिन मैं शत्रु जी से ये कहना चाहूँगा कि पत्नी धर्म उन्होंने आज निभा दिया,
लेकिन एक दिन मेरे लिए प्रचार करके वो पार्टी धर्म निभाएं। जवाब तो शत्रुघ्न सिन्हा जी दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ये बात साफ की है कि व्यक्ति से बड़ा परिवार, परिवार से बड़ी पार्टी, पार्टी से बड़ा देश। मैं भी सहमत हूँ, लेकिन इस बात का जवाब, इस सवाल का जवाब तो शत्रुघ्न सिन्हा ही दे सकते हैं। क्या लगता है पार्टी आला कमान को कुछ इस पे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये इतना गंभीर विषय है, क्योंकि चुनाव। तो वहीं कर्ज में दबी प्राइवेट एयरलाइन जेट एयरवेज का संकट बढ़ता जा रहा है। बीते बुधवार को जेट एयरवेज ने बैंकों द्वारा इमरजेंसी फंड की मदद से इनकार के बाद अपनी सभी विमान सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी हैं। ये बदहाली सिर्फ जेट की ही नहीं, कई और कंपनियों की भी। देश की पहली निजी एयरलाइन जेट एयरवेज ने अस्थायी रूप से सभी उड़ानें बंद करने का ऐलान कर दिया है। जेट एयरवेज पिछले 7 साल में बंद होने वाली छठी और दूसरी बड़ी एयरलाइन है। 2012 में माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस बंद हुई थी। जेट के ऑपरेशन बंद होने के बाद करीब 20,000 कर्मचारियों और मैनेजमेंट के भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है। कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके रोजगार को बचाने की भी अपील की है। फिलहाल जेट एयरवेज पर कुल 26 बैंकों का करीब 8500 करोड़ रुपया कर्ज है। इसमें कुछ प्राइवेट और विदेशी बैंक भी शामिल है। पब्लिक सेक्टर बैंक में केनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इलाहाबाद बैंक, SBI और PNB शामिल है। वहीं ICICI और यस बैंक जैसे प्राइवेट बैंकों का भी जेट एयरवेज पर बकाया है। एक दिन में 650 फ्लाइट्स तक का परिचालन करने वाली देसी एयरलाइन कंपनी जेट की ये हालत बैंकों का कर्ज नहीं चुकाने के कारण हुई है। जेट एयरवेज के मैनेजमेंट और कर्मचारियों को अब SBI के नेतृत्व वाले बैंक के कंसोर्शियम द्वारा जेट की हिस्सेदारी बेचने के लिए बोली प्रक्रिया पूरी करने का इंतजार है। ये प्रोसेस 10 मई तक पूरा होगा। जेट के कर्जदाताओं का कहना है कि बिडिंग के जरिए जेट के संकट का समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। एयरलाइन के पायलट्स और इंजीनियर्स को अगस्त 2018 से टुकड़ों में वेतन मिल रहा है। पिछले 3 महीने से पूरी सैलरी बकाया है। उम्मीद कर रहे थे कि एयरलाइन को बैंकों से 1500 करोड़ रुपए मिलेंगे तो कुछ राहत मिलेगी, लेकिन कर्जदाताओं ने इनकार कर दिया। जेट के पायलट्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नौकरियां बचाने तक की गुहार लगा दी है। SBI से भी फंड जारी करने की अपील की गई थी। करीब 12 महीने से परेशान स्टाफ परेशानियां झेल रहा है। पिछले साल एयरलाइंस ने कॉस्ट कटिंग के तहत कर्मचारियों से 25% सैलरी कम करने के लिए भी कहा, लेकिन वो नहीं माने। अब हालत ये हो गई है कि कर्मचारी लोन की किश्त चुकाने के लिए गहने गिरवी रखने को मजबूर हो गए हैं। कई कर्मचारी 25 से 50% तक कम वेतन पर दूसरी एयरलाइंस ज्वाइन करने को भी तैयार हैं। जानकारी ये भी है कि जेट का संकट बढ़ने के बाद 400 पायलट्स नौकरी भी छोड़ चुके हैं। अब जेट के पास 1300 पायलट ही रह गए हैं। अब एक नजर बीते 7 सालों पर डाल लेते हैं। इन 7 सालों में कौन कौन सी एयरलाइंस के संचालन बंद हुए। किंगफिशर अक्टूबर 2012 में बंद हुई, पेगासस जुलाई 2016 में, एयरकोस्ट फरवरी 2017 में, एयर कार्निवल अप्रैल 2017 में, जूम एयर जुलाई 2018 में। नकदी संकट से जूझ रही जेट एयरवेज अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है, लेकिन ये स्थिति कई सरकारी संस्थाओं की भी है। चुनावी मौसम में नेताओं को उड़न खटोले पर उड़ते हुए तो आपने जरूर देखा होगा, मतलब रैलियों के लिए हवाई यात्रा। लेकिन सरकारी एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया के घाटे की कहानी भी सुन लीजिए। ऑडिट आंकड़ों के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में एयर इंडिया पर कुल मिलाकर 47,145 करोड़ रुपए से ज्यादा का घाटा था। एयर इंडिया का नेट लॉस 5,337 करोड़ है, मतलब हर दिन 15 करोड़ रुपए का घाटा। कर्ज में डूब रही एयर इंडिया को बचाने के लिए केंद्र सरकार को उसके हिस्से की जमीन और रियल एस्टेट की बिक्री करने के लिए मजबूर होना पड़ा। साथ ही करीब 40,000 करोड़ रुपए के कर्ज में भी एयर इंडिया दबी हुई है। 2008 तक जो BSNL सरकार को कर्ज देती थी, वो आज 16,000 करोड़ से ज्यादा के कर्ज में डूबी हुई है। यहाँ तक कि अपने एम्प्लॉयज की सैलरी तक के लिए भी BSNL के पास पैसे नहीं है। ऐसा ही हाल MTNL का है। MTNL पर भी करीब 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। हालात ऐसे हैं कि इसे बंद करने पर भी सोचा जा रहा है। एक वक्त था जब देश की सबसे बड़ी एनर्जी कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन को कैश रिच, मतलब सबसे ज्यादा नकदी पैसा रखने वाली कंपनी कहा जाता था। 2014 तक कोई कर्ज नहीं,
लेकिन ओएनजीसी के बैलेंस शीट की माने तो 2017 में कंपनी 25,000 करोड़ रुपए के कर्ज में है। सरकारी डिफेंस और एरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL इन दिनों आर्थिक संकट से गुजर रही है। कंपनी ने अपने कर्मचारियों की सैलरी देने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। यही नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के तहत चलने वाली टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी कि TIFR भी आर्थिक तंगी से गुजर रही है। अब सवाल उठ रहे हैं कि इन तमाम कंपनियों के अच्छे दिन लाने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।